नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करते चलो, सेशन को एक बार शेयर करते चलो। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो कौन सी जेल है जहां पर रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है? तो गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करते चलो। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग फैजाबाद की बात करते हैं तो फैजाबाद में किसको फांसी दी गई भाई? तो फैजाबाद में दी गई है अशफाक उल्ला खां को। ठीक है, अशफाक उल्ला खां जो है इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई है। अगर हम लोग बात करेंगे गोंडा जेल में, तो गोंडा जेल में किसको फांसी दी गई है? तो गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है, किसको? तो गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी वाला करेक्ट होगा, गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है तो ये कहाँ पर बिताई है? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो महात्मा बुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पर हुई, तो मृत्यु तो हुई है कुशीनारा में। ठीक है, मृत्यु अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध की तो ये तो हुई कुशीनारा में। लेकिन आपसे मृत्यु नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, वैशाली में। ठीक है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैशाली हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करना है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो देखो ये प्रश्न जो है ये आप हिंदी के अगर एग्ज़ाम देते हो, जहाँ पर हिंदी से प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, जयदेव, भूषण या फिर रसखान। तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर करते चलो। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशवदास। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करते चलो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको मानते हैं? अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो क्या हो जाएगा बताइएगा। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको मानते हैं? अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। और देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सितार की बात करें और तबले की बात करें, तो सितार और तबले की खोज का जो श्रेय है वो भी दिया जाता है किसको? अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ देखो कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ राजाओं के नाम दिए गए। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइएगा कौन सा मिलान सही नहीं है। पांचवें प्रश्न का आंसर करना है। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। जितने लोग बाद में जुड़े हो तो सेशन को लाइक शेयर करते चलो भाई। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग बात करें हरिसेन, तो हरिसेन किसके दरबार में? देखो ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं, बल्कि ये किसके दरबार में? ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, हरिसेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे।
और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की है, वो की है हरिसेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर ये स्थित है। चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है और स्थापना जो होगी इनकी ये होगी 2001 में। ठीक है, तो 2001 में स्थापना होती है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन ए जितने लोग करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र संपादक कौन थे। अब देखो ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है तो फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, पहला है और बार बार आपसे कहता हूँ कोई काम पहली बार हो रहा है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उदंड मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसके संपादक कौन है, तो सदल मिश्रा, जुगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सातवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। उदंड मार्तंड क्या करेक्ट आंसर होगा, संपादक कौन है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जुगल किशोर। ठीक है, उदंड मार्तंड जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है इसके संपादक हैं जुगल किशोर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई है, बताइएगा। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई है, 1999, 2001, 2002 या फिर 2000। आठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आठवें प्रश्न का। जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलना भाई, और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो बाद में सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 2000 में। ठीक है, तो वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है। देखो बीएचयू की स्थापना की बात हो रही है, तो बीएचयू की जो स्थापना है, स्थापना हुई है 1916 में और किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय जी इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे शिलान्यास पूछ रहा है, शिलान्यास किसने किया है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इन्होंने इसका शिलान्यास किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। 1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। स्थापना करेंगे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। देखो एक बात तो ये क्लियर है कि 1882 में क्या होगा, हंटर कमीशन आएगा। एक बात तो ये कंफर्म है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो है ये हंटर कमीशन है, जो ये हंटर आयोग है, ये किसकी शिक्षा पर जोर देता है, बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या फिर तकनीकी शिक्षा पर। अच्छा, ये कमीशन किसके समय में आएगा, कौन से गवर्नर जनरल के समय में आता है, तो देखो इस समय गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ये हंटर कमीशन आता है और ये हंटर कमीशन जो है ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो मिड डे मील योजना जो है तो इसको कब शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, 1985, 1990, 1997 या फिर 1995, बताइएगा। तो मिड डे मील योजना क्या है, तो आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में दोपहर में बच्चों को भोजन मिलता है, तो ये जो भोजन मिलता है यही है मिड डे मील योजना। और इसको कब प्रारंभ किया गया था, 1985, 1990, 1997, 1995। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1995 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बताइएगा। कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगी है, जो उत्तर प्रदेश
से सटा हुआ नहीं है। बताइएगा कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता है? देखो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित, मतलब कि टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने के साथ? तो टोटल 9 के साथ, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित, तो टोटल 9 के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आपका पंजाब नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाता है, बल्कि छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये सब उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई या फिर लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? 13वें प्रश्न का हम लोग को आंसर करना है और क्या जो हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बताइएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? क्या होगा? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। कौन होगा भाई? कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या फिर बस्ती। देखो ये ऊपर वाले जो तीनों ज़िले हैं तो ये क्या करते हैं? ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन बस्ती जो है ये नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, ये बीच में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस्ती जिला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होगी? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। कौन सा जिला है? 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला, चलिए जल्दी से बताइएगा भाई। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है और अगर आपसे सबसे अधिक वर्षा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो गोरखपुर में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर जिला, सबसे कम मथुरा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चलिए बताइएगा, 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? अच्छा देखो, आंवले की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंवले में क्या होगा भाई? आंवले में आपको विटामिन सी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा आंवले में आपको कौन सा? तो विटामिन सी मिलेगा। और अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और आंवले में आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ जो है ये आंवले के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर सिंचाई भी होती है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो सिंचाई होती है तो वो किस माध्यम से होती है? नहर, तालाब, नलकूप या फिर नदी। 17वें प्रश्न की आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। क्या करेक्ट आंसर होगा? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलकूप जो है ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा साधन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वें प्रश्न का आंसर करना। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया है? चलो 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 2002, 1982, 1972 या फिर 1992। 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भाई और सेशन को लाइक शेयर करते चलो। 18वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1992 से लागू किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई है? चलिए 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई है? 2002, 2004, 2003 या फिर 2001।
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ आज के सेशन में, और यूपी स्पेशल ये सेशन होने वाला है। सारे प्रश्न आपको यूपी से देखने को मिलने वाले हैं, तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो भाई। क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना? ऑप्शन डी 2001। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2001 में किसान मित्र योजना को प्रारंभ किया गया। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की है? तो बताना भाई, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब होगी? देखो पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, और कब हुई है इसकी स्थापना? तो 1960 में हुई है। ठीक है, 1960 में भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, और कहाँ पर? जबलपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद या फिर पंतनगर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। कब होगी? 1960 में, और पहला है तो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ठीक है भाई, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपसे पूछ रहा है, तो आलू, गन्ना, गेहूँ, दलहन, कौन सी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल? चलिए 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है ये गन्ना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई गोविंद वल्लभ पंत सागर? तो बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, सोनभद्र। 22वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो ये झील, या फिर कहें गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहें, या फिर कहें गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, तो किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र में रिहंद बांध के पीछे ये स्थित है। 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है भाई? कौन सी नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी या फिर टोंस नदी। 23वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करो भाई। बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी या फिर टोंस नदी। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर माता टीला बांध या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 24वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो घाघरा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर सरयू नहर। उत्तर प्रदेश की आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। देखो अगर हम लोग भारत की बात कर लेते, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका आंसर होता इंदिरा गांधी नहर। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो है वो है शारदा नहर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, भारत की इंदिरा गांधी नहर। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा भाई। किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भाई? कौन सी नदी है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका प्रश्न तो आप, इस प्रश्न का आंसर तो आप आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सी नदी है जिसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भाई? सबको पता है गंगा नदी हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो क्या हो जाएगा भाई? 2008 में। ठीक है, तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और 2016 से क्या किया गया है? गंगा उत्सव मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 2016 से गंगा उत्सव मनाते हैं, और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब मनाएंगे गंगा उत्सव? तो 4 नवंबर को। ठीक है, ध्यान रखना 4 नवंबर को हर साल गंगा उत्सव मनाएंगे। कब से? 2016 से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, अब देखो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर। तो कौन सा पुर है बताना, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा नेशनल हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 27वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NH2। ये उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और ये जो नेशनल हाईवे है ये कहाँ से कहाँ तक है भाई?
तो देखो ये वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये जाता है आपके कहाँ तक, दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक जाता है आपका ये नेशनल हाईवे NH2, और ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई सबसे अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल हाईवे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताइएगा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर सबसे कम महिला साक्षरता आपको देखने को मिलेगी? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या फिर रामपुर? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 28वें प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, रामपुर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, महिला साक्षरता वाला, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र। अच्छा, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एकमात्र है, ठीक है, एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र भाई, यही एक है ही, ठीक है, एकमात्र है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा बताना। तो एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? मथुरा है, सिंगरौली है, नरौरा है या फिर अलीगढ़ है? क्या हो जाएगा? 29वें प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरौरा। कहाँ पर है ये नरौरा? तो ये है बुलंदशहर में, ठीक है, कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में है नरौरा, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30वें प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है भाई ये उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, सीमेंट के लिए या फिर खेल के सामान के लिए? 30वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, तो किसके लिए होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? 30वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है, किस माह में होता है? तो देखो ताज महोत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आयोजन होता है कहाँ पर? आयोजन होता है आगरा में, ठीक है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? आगरा में होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है किस माह में होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? अगर हम लोग बात करेंगे ताज महोत्सव आयोजन होता है आपका फरवरी के महीने में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई बात। अगर आपको पूछ ले कि जो ये ताजमहल है, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया है? तो 1983 में, ठीक है, 1983 में आगरा का जो ताजमहल है तो इसको विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। 32वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो भाई बताइएगा, एक तो ये बात ध्यान रखना कि जो ये गिरजा देवी हैं, जो ये गिरजा देवी हैं, ये क्या है भाई? ये ठुमरी गायिका, एक बात तो आप ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये कि इनका संबंध किससे है? आगरा घराने से, बनारस घराने से, किन्हारा घराने से या फिर लखनऊ घराने से? 32वें प्रश्न की बात करेंगे, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 33वें प्रश्न की बात करेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का? देखो यहाँ पर नटवरी बात करें, जोगिनी बात करें, नौटंकी बात करें या फिर चरकुला बात करें, ये सारे चार के चारों नृत्य जो हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? तो 33वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चरकुला नृत्य, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो फतेहपुर सीकरी, बहराइच, बाराबंकी या फिर अकबरपुर, कहाँ पर लगेगा सैयद सालार मेला, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं गाजी मियाँ मेला, ठीक है, तो सैयद सालार मेला या फिर इसी को कहते हैं गाजी मियाँ मेला, और ये कहाँ पर लगता है? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? फतेहपुर सीकरी, बहराइच, बाराबंकी या फिर अकबरपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहराइच में, ठीक है, बहराइच में। चलो आगे बढ़ते हैं और सेशन के आखिरी प्रश्न 35वें प्रश्न की बात करेंगे, उरई, उरई किस जिले का मुख्यालय है? कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, अमेठी या फिर जालौन? किस जिले का मुख्यालय उरई है? बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय उरई है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी, जालौन। जालौन जिले का मुख्यालय जो है ये उरई है। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो सभी लोग, और जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।